हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। अपन स्टार्ट करते हैं हाइपरबोला। और हाइपरबोला में अगर देखा जाए तो इस सेक्शन के अंदर अपने पहले दो लेक्चर्स में वही थ्योरी का रिवीजन करेंगे और उसके बाद फिर आगे के लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाइपरबोला के बारे में सबसे पहले कहा जाए तो आपके पास जो जनरल एक्सप्रेशन, सबसे पहले तो हाइपरबोला को आइडेंटिफाई करने के लिए वो क्या होता है कि आप जो जनरल इक्वेशन है सेकेंड डिग्री की ax² + by² + 2hxy है ना, प्लस 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें आप क्या क्या चाहते हो कि भाई इसका ऑब्वियसली जो डेल्टा होता है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, अदरवाइज वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। और उसके अलावा अपने पास h² और ab में रिलेशन होता था। ठीक है, एलिप्स के लिए क्या था, h² - ab आपका लेस देन 0 होता था। यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट रहती है कि h² - ab आपका ग्रेटर देन 0 हो जाए। ठीक है, ये आपकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट हो गई। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए। ओके, अगर ज्योमेट्रिकली कहा जाए तो यहाँ पे अपन इसेंट्रिसिटी को भी डिफाइन करते हैं। और इसेंट्रिसिटी क्या होती थी, फिक्स पॉइंट फोकस और फिक्स लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स होती है उससे डिस्टेंसेस का रेशियो। ठीक है, मतलब ये फिक्स लाइन हो गई, मान लीजिए ये आपका फिक्स पॉइंट हो गया। तो अगर कोई पॉइंट इस तरीके से मूव करे कि PS है ना, PS, और ये मान लीजिए P की लाइन से डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो PS और PL का जो रेशियो है, ठीक है, PS/PL, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी एंड दिस टाइम इट शुड बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसेंट्रिसिटी आपकी कैसी होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं। थर्ड स्टेटमेंट जो आपके पास जनरल इक्वेशन होती थी, ठीक है, मतलब जनरल नहीं कहिए बल्कि मतलब जो सबसे कॉमन इक्वेशन, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में वो क्या होती है आपकी, x² / a² - y² / b² इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आपको देखिए रोटेशन वगैरह तो हाइपरबोला का रोटेशन या किसी भी कोनिक का रोटेशन वो तो आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है, तो आपको ज्यादातर अगर रोटेशन वाली चीजें रहती हैं तो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ती हैं, अदरवाइज आपको शिफ्टिंग जरूर दी जा सकती है। ठीक है, रोटेशन में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ज्यादा आपको ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज का यूज करना होगा अगर कोई हाइपरबोला आपका रोटेटेड है तो। ठीक है, अब इस केस के लिए अगर हम बात करते हैं x² / a² - y² / b², तो आपके पास मान लीजिए कि इसके लिए तो मैक्सिमम लोग पता ही होती हैं चीजें, मैं इसको थोड़ा और जनरलाइज कर देता हूं कि अगर मान लीजिए ये x - h का होल स्क्वायर अपॉन a² - y - k का होल स्क्वायर अपॉन b² इज इक्वल टू 1 हो जाए तो आपके पास किस तरीके का डायग्राम बनेगा। आपका 0 0 जो सेंटर था वो अब कहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, h, k पे शिफ्ट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो गई ना। मान लीजिए ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये आपके पास हाइपरबोला मान लीजिए रहा, ठीक, और ये रहा उसका सेंटर h, k। अब h, k से आप अगर देखें तो इधर a यूनिट्स, भाई सेंटर से ये a यूनिट डिस्टेंस पे रहता है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, h + a, k। इधर a यूनिट डिस्टेंस पे रहता है तो h - a, k। ठीक है, ये बात सही थी। फिर आगे बढ़े अपन डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं। डायरेक्ट्रिक्स आपके पास एक यहाँ पे होती है, कितनी, अगर ये 0 0 होता तो ये a/e डिस्टेंस पे होता, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू h + a/e, और इधर कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू h - a/e। ठीक है, ये सही है। ओके, फोकस की बात करते रहते हैं। फोकस आपके पास क्या आएगा, h से ae डिस्टेंस आगे तो h + ae, k, और इधर कितना आएगा, h - ae, k, है ना। ये ठीक थी आपकी, ये आपके फोकस हो गए, फोकाई कह लीजिए। ठीक है, ओके, तो ये सारे आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। और क्या होता था, लेटस रेक्टम होता था। लेटस रेक्टम मतलब ये वाली जो लाइन जाती है ना, ये वाली लाइन, इक्वेशन उसकी क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू h + a हो जाएगी ऑब्वियसली। ठीक है, और ये आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस, ये आपकी कॉन्जुगेट एक्सिस, तो y इज इक्वल x इज इक्वल टू h, ये आपकी कॉन्जुगेट एक्सिस है, और ये लाइन जो ट्रांसवर्स एक्सिस है दैट इज y इज इक्वल टू k, है ना। ये सिचुएशन। लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होती है, तो ऑब्वियसली 2b² / a होती है। और इस ओरिएंटेशन, ये मतलब ये a बड़ा है या b बड़ा है, जैसे इलिप्स में हम कहते थे a बड़ा रहता था तो ठीक है, स्टैंडर्ड इलिप्स है, अदरवाइज उसको हमें रोटेट करना पड़ता था, एक तरीके से 90 डिग्री से रोटेट कर देते थे उसे, है ना। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है, आपका चाहे a बड़ा हो या b बड़ा हो,
दोनों ही केसेस में सिस्टम इसी तरीके का रहेगा, डायग्राम इसी तरीके का बनेगा, ठीक है। अदर हाइपरबोला जो होता था उसमें क्या होता है कि वहां पे आपका यहाँ मतलब जैसे इलिप्स के केस में ये मैटर करता था कि a बड़ा है या b बड़ा है। यहाँ पे मैटर ये करता है कि y पहले लिखा हुआ है, मतलब y² पहले है, x² बाद में है, या फिर पहले x है और बाद में y है। अगर पहले x है बाद में y है, अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, इधर 1 रहे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे -1 लगा हुआ है तब भी हम सोच रहे हैं कि मतलब पहले जैसे आप सोचो इसको माइनस साइन से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो y² दिखेगा पहले ही, ठीक है, लेकिन उससे ये ओरिएंटेशन थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। सबसे पहले ये इंश्योर करो कि राइट साइड में आपका पॉजिटिव चीज लिखी हुई है। अगर ये पॉजिटिव है तो आपके पास इधर देखना है आपको कि पहले x² लिखा गया था या y² लिखा गया था, ठीक है। अगर x² पहले लिखा गया था, इधर पॉजिटिव है, ठीक है, तो ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके का होगा। और इसेंट्रिसिटी की बात देखें तो इसेंट्रिसिटी इसकी कितनी होती है, तो e² = 1 + b² / a², है ना। इसमें आपको ये सब नहीं देखना कि a बड़ा है b बड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। e² = 1 + b² / a²। इस सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं हम। जब y पहले रहेगा x बाद में रहेगा, अलग ओरिएंटेशन का हाइपरबोला होगा, उसकी हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम के बारे में बता दिया, 2b² / a, और उसके बेसिस पे हम एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम डिसाइड कर सकते हैं। अगर ये h + a, k है तो इससे b² / a ऊपर जाना होगा और b² / a नीचे आना होगा। तो h + a, k + b² / a, और नीचे आएगा h + a, k - b² / a, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पे h - a, k + b² / a, और h - a, k - b² / a, यही आपके पास एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम आएंगे, ठीक है। एक और चीज रहती है हमारे पास, अगर इस पे हमने कोई भी पॉइंट P ले रखा है तो इस P पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस, P पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फोकल डिस्टेंसेस। तो आपको पता ही होगा PS कितना होगा, PS हो जाता है आपका, ठीक है, SP बल्कि लिखिए SP, और इधर से अगर मैं कहूँ S' तो यहाँ से S' होगा और उधर से SP होगा। तो SP का मतलब क्या होगा, जो क्लोज वाले से है उसके लिए आपके पास आ जाता है EXP, ठीक है, -a का मॉड, ठीक है। SP कितना होता है, EXP। XP का मतलब है P पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट हम क्या बोल देंगे, XP, y, यही रहता है, ठीक है। EXP -a, है ना। और S' आपके पास कितना हो जाएगा, EXP +a, ठीक है, ठीक है। S' और ये रहा आपका SP, दोनों का अगर आप डिफरेंस लेते हो, ठीक है, आपके पास S' और SP का अगर आप डिफरेंस लेते हो तो डिफरेंस इज कमिंग आउट एज 2a, ठीक है। तो इसी तरह यह भी आ जाता है अपने पास कि हाइपरबोला के लिए अगर डिस्टेंसेस के टर्म्स में कहें तो P पॉइंट का लोकस, ठीक है, एक ऐसे मूविंग पॉइंट का लोकस जो कि दो फिक्स पॉइंट्स S और S' से, ठीक है, जो उसकी डिस्टेंसेस हैं उनका डिफरेंस कांस्टेंट है, ठीक, क्या है, एक ऐसे मूविंग पॉइंट का लोकस जो कि दो गिवन फिक्स पॉइंट जो कि फोकाई का काम करेंगे उनसे जो डिस्टेंसेस हैं P की, उसका डिफरेंस एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है, 2a के बराबर है, ठीक है। तो फोकल डिस्टेंस के फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए, उससे ये वाला रिजल्ट याद रहना चाहिए, ठीक है। अपन आगे देखते हैं, अपन इसमें डिफाइन क्या करते हैं, एक पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स भी डिफाइन करते हैं, है ना। पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स अगर हम बात करें वो HK वाले सिस्टम के लिए ही, है ना, तो उसका सेंटर तो H, K था, तो आपके पास एक ये लाइन हो जाएगी, एक ये लाइन हो जाएगी, है ना। स्लोप इसका कितना होगा, b/a, मतलब सॉरी एंगल है ये, तो ये थीटा है यहाँ पे, ठीक है, और दूसरे वाले की स्लोप b/a रहेगी। तो हमारे पास एक तरीके से कहा जाए एसिम्पटोट्स की जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी, y - k, और यहाँ पे x - h होगा, और उसकी स्लोप क्या रहने वाली है, ± b/a ही रहने वाली है, ठीक है, ओके। तो ये आपके पास पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स के लिए इक्वेशन आ रही है, ठीक है, ये पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स की आपकी इक्वेशन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ और क्या देख सकते हैं, जो हम अभी बात कर रहे थे डिस्टेंसेस के टर्म्स में, ठीक है, कि हाइपरबोला का मतलब क्या है कि ये एक तरीके का लोकस है जिसकी दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का डिफरेंस एक कांस्टेंट के बराबर रहता है। अब उसमें थोड़ी सी चीज़ें आपको और देखने की होती हैं कि अगर दो पॉइंट जो हम ले रहे हैं, है ना, मान लीजिए वो दो फिक्स पॉइंट्स A और B हैं, ठीक है, और कहा जा रहा है कि P एक ऐसे मूविंग पॉइंट है सो दैट कि PA - PB, ठीक है, PA - PB या फिर PA PB का डिफरेंस कहिए, बल्कि PA और PB का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K। तो सिर्फ कांस्टेंट K होने से काम नहीं बनेगा, यहाँ पे और भी कंडीशंस होती हैं कि आपका ये जो K होता है वो AB के कंपैरिजन में कितना है। जैसे अगर आपका K
ए बी से बड़ा है, ठीक है, के अगर आपका ए बी से बड़ा है, दूसरा केस लिया मैंने के ए बी के बराबर है, और तीसरा केस आपका कि के ए बी से छोटा है, के ग्रेटर देन ए बी, के लेस देन ए बी, के इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। तो अब अभी क्या हो जाएगा, देखिए ये ए बी डिस्टेंस है ना, ये ए बी है। अगर आप, ठीक है, पी इस लाइन पे नहीं लेते हो, ए बी सेगमेंट या इस ए बी लाइन पे नहीं लेते हो, तो पी पॉइंट कहीं अलग से लोगे, और वो पी पॉइंट फिर ऑब्वियसली ए बी के जब लाइन में नहीं है तो एक ट्रायंगल बनाएगा, है ना। और पी ए और पी बी का डिफरेंस फिर कितना होगा, पी ए और पी बी का डिफरेंस जो भी आएगा, मतलब वो क्या हो गया, ट्रायंगल की दो साइड्स का डिफरेंस तीसरी साइड से तो छोटा होता ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि के आप जो पी ए और पी बी का डिफरेंस है के, वो आपका ए बी से छोटा होना चाहिए, और ऐसे केस में ये एक हाइपरबोला बनेगा। इस हाइपरबोला का फोकस क्या होगा, तो वो होगा ए और बी, ये दोनों फोकाई का काम करेंगे, है ना, ये दोनों फोकाई का काम करेंगे। और ये जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट से ये जो के था आपका, है ना, के, ये जो डिफरेंस आ रहा है के, ये के जो किसका काम करेगा, 2a का काम करेगा, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है, इसका काम कर रहा होगा। अगर के आपका ए बी के बराबर है तो क्या होगा, तो आप देखिए पी पॉइंट यहाँ पे, अगर भाई ट्रायंगल तो नहीं बन सकता, बिकॉज ट्रायंगल तो तभी बनेगा जबकि ये दो साइड्स का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा हो, ठीक है। अगर के इज इक्वल टू ए बी होता है तो सिचुएशन चेंज हो गई। के इज इक्वल टू ए बी का मतलब हुआ, जैसे पी मान लीजिए यहाँ पे है या यहाँ पे है, इधर कहीं पे लाई कर रहा है, तो आप क्या देख सकते हो कि जैसे अभी इस केस में लिए देखो, पी ए और पी बी का जो डिफरेंस है कितना है, ए बी के बराबर है। इसी तरीके से अगर मैं पी इधर साइड लूं तब भी देख सकते हो, अगर यहाँ पे पी ले लिया तो पी ए और पी बी का डिफरेंस ए बी के बराबर है ना। तो पी ए और पी बी का डिफरेंस अगर ए बी के बराबर है तो इसका मतलब है कि पी पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, ए बी लाइन पे लाई करता है, ठीक है। लेकिन ए बी लाइन पे लाई करता है, लेकिन ए बी के बीच में नहीं हो सकता। जैसे अब मान लो पी मैंने यहाँ पे ले लिया, तब थोड़ी ना पी ए और पी बी का डिफरेंस ए बी के बराबर है, नहीं है ना। दैट मीन्स कि आपका P कहां पे लाई करना चाहिए, आउटसाइड सेगमेंट AB। ऐसे केस में हम बोल सकते हैं कि P लाइज आउटसाइड सेगमेंट AB, राइट। ये बात आपकी क्लियर होनी चाहिए। और K ग्रेटर देन AB ऐसा कभी होगा ही नहीं, क्योंकि भाई ना तो ट्रायंगल बन रहा है ना तो लाइन पे लाई कर रहा है, तो PA और PB का डिफरेंस AB से बड़ा कभी होगा ही नहीं। तो नो सच P एग्जिस्ट, ठीक है, ऐसा कोई भी P एग्जिस्ट नहीं। इतनी बात ठीक है, हो गया क्लियर, ठीक है। इतना ये चीज अपन सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। अब इससे रिलेटेड अपन चाहे तो एक एग्जांपल भी ले सकते हैं, थोड़ी देर में लेते हैं अपन उस चीज को भी, ठीक है। कि अगर हमारे पास ऐसे किसी P का लोकस लिखने को आए, मतलब इक्वेशन लिखने को आए, तो हमें कैसे लिखना होगा। अच्छा, इससे रिलेटेड आपके पास एक और क्वेश्चन बनता है, ठीक है। वो क्या रहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास दो गिवन सर्कल्स हैं, है ना, दो गिवन सर्कल्स है, मान लीजिए एक का सेंटर C1 है, रेडियस R1 है, एक का C2 है और R2 है, ठीक है। और हमें एक ऐसे सर्कल के लोकस के बारे में बताना है जो कि इन दोनों को एक्सटर्नली टच करे, सर्कल के सेंटर के लोकस के बारे में बताना है जो कि इन दोनों को एक्सटर्नली टच करता है। तो ऐसे तो बहुत सारे सर्कल्स हो सकते हैं, एक सर्कल यहाँ बन सकता है, एक सर्कल ऐसे बाहर से भी बन सकता है, इधर से भी बन सकता है, बहुत सारे सर्कल्स हो सकते हैं। तो उनके सेंटर्स का आपको लोकस फाइंड आउट करना है। तो अगर सेंटर्स का लोकस फाइंड आउट करना है तो अपन क्या बोल सकते हैं, ऐसे देखिए, ये मान लीजिए कि ये सर्कल है रिक्वायर्ड, उसका सेंटर HK मान लिया, है ना, इस पॉइंट को P बोल दिया। तो आप क्या देख सकते हो कि अगर एक्सटर्नली टचिंग है, ठीक है, इस तरीके के सवाल आपने शायद इलिप्स में भी देखा रहा होगा, पैराबोला में भी देखा रहा होगा। इलिप्स के केस में ऐसा हो जाता है कि सर्कल, दो सर्कल्स हैं, ठीक है, और उनको मतलब इंटरनली टचिंग वाली सिचुएशन होती है, और पैराबोला के लिए एक लाइन और एक सर्कल को यूज़ करते हैं, ठीक है। शायद आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, तो ऑब्वियसली ही देखे ही होंगे, मतलब अब तो ठीक है रिवीजन के फेज में है अपन, ठीक है। तो खैर P पॉइंट अगर मान लीजिए आपका है ये सेंटर, और P पॉइंट से आप अगर देखना चाहो कि C अगर एक्सटर्नली टचिंग है तो इसका मतलब कि PC2 और PC1 हम लिख सकते हैं क्या। ये आपके पास अगर मान लीजिए रेडियस R है ना, तो PC2 इज इक्वल टू कितना होगा, R प्लस R2 होगा कि नहीं होगा। PC2 इज R प्लस R2, PC1 इज R प्लस R1, है ना। PC2 और PC1 एक R प्लस R2 है, एक R प्लस R1 है। तो दोनों का डिफरेंस आपके पास कितना आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा आपके पास R1 और R2 का डिफरेंस, जो कि ऑब्वियसली पता ही है ना, R1 और ये दोनों सर्कल्स गिवन है। इसका मतलब कि इन दोनों का हमें रेडियस पता है।
हम तो तीसरे R के बारे में नहीं जानते, लेकिन R1 और R2 के बारे में जानते हैं। और हमें क्या पता चल गया कि दो फिक्स पॉइंट C2 और C1 है, क्योंकि सर्कल फिक्स है तो इसका मतलब कि उसका सेंटर भी फिक्स है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो दो फिक्स पॉइंट से, ठीक है, डिस्टेंस P की डिस्टेंसेस जो हैं उनका डिफरेंस क्या आता है, किसी एक फिक्स क्वांटिटी R1 माइनस R2 के बराबर आता है ना, इतना। तो ये आपका करेक्ट रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, कि अब P के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि P क्या होगा, फिर एक हाइपरबोला बनाएगा, है ना। P एक हाइपरबोला के लोकस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कह सकते हैं हम। लेकिन अभी उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत है, क्या कि आपने दिखा तो दिया कि डिफरेंस कांस्टेंट होगा, लेकिन अभी मैंने बोला कि ये डिफरेंस कैसा होना चाहिए, आपके AB से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो R1 माइनस R2 आपके A और B यही है ना, C1 और C2, C1 C2 के बीच की डिस्टेंस ऑब्वियसली R1 प्लस R2 से ज्यादा ही है ना। तो ये भी पता है ना कि C1 C2 के बीच की डिस्टेंस जो है वो कैसी है, R1 प्लस R2 से ज्यादा ही है। ठीक है, दोनों सर्कल्स नॉन इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, अगर मैंने पहले इसका जिक्र नहीं किया तो अभी मान लो कि सर्कल्स दोनों इनिशियली हमें कैसे लेने हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लेने हैं। तो C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2 है, तो ऑब्वियसली ये जो डिफरेंस आ रहा है कांस्टेंट डिफरेंस है, और वो कांस्टेंट डिफरेंस आपके C1 C2 से छोटा भी है। तो अगर ये डिफरेंस C1 C2 से छोटा है तो सारी कंडीशंस मीट कर गई। ठीक है, कि PA माइनस PB इज इक्वल टू K सम कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज लेस देन AB, तो ऑब्वियसली दिस इज लेस देन C1 C2, खत्म बात, है ना। तो ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कॉन्जुगेट हाइपरबोला की। कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होता है, जैसे ये x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आपने बनाया इज इक्वल टू 1, है ना। तो ऐसे ही अगर हम इसका जस्ट उल्टा कर दें, ठीक है, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या चेंजेस आएंगे, जैसे अगर मेरा पहले हाइपरबोला ये था, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये था। ठीक है, तो अब मेरा जो नया हाइपरबोला बन रहा है, ठीक है, ऐसे इनकी एसिम्पटोट्स भी मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, तो इन्हीं एसिम्पटोट्स के बीच में अगर इस ओरिएंटेशन का बनाया जाए, ठीक है, तो वो एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला कहलाता है। ठीक है, इसका ये क्या है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हाइपरबोला से, है ना। अब ऑब्वियसली आप देख सकते हो, ठीक है, जब आप x को जीरो रखोगे तो आपके पास y के लिए, तो सॉरी y को 0 रखोगे तो x के लिए आपके पास क्या आएगा, प्लस माइनस a। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या होगा, a,0, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, माइनस a,0। इस केस में देखिए, इस केस में जब आप x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0, b, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0, माइनस b। और ये जो पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स हैं ये दोनों के लिए सेम ही रहेंगे। दिस विल बी योर x बाई a माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज योर x बाई a प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0। ये आपका फिक्स रहने वाला है। ठीक है, तो हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला दोनों के बारे में आपको आइडिया लग गया। ऑल्दो हम इस अदर मतलब ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला जब रहा है तो क्या हुआ है कि मतलब y बाई बी ही है एक तरीके से, अभी भी वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ही है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ही है, उनमें कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर मैं यहाँ पे वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिख दूं और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो फिर ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट नहीं रह जाएंगे। ठीक है, बस ए बी की पोजीशन अगर हम इंटरचेंज कर लें तो ये आपके आपस में कॉन्जुगेट नहीं रह जाएंगे। ठीक है, ये आपका क्लियर होना चाहिए। पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स सेम शेयर होंगे हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला के बीच में। अब जैसे आपने कहा कि इसके लिए अगर आप बात करते हो तो इसके इसेंट्रिसिटी को मैंने E1 स्क्वायर बोल दिया, तो दिस इज कॉल्ड 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और उसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं E2 स्क्वायर बोलूं तो दिस विल बी कॉल्ड 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, बस। ठीक है, दोनों अपनी पोजीशंस इंटरचेंज कर लेंगे ए और बी। तो यहां से दोनों से मिलकर के क्या आ जाता है कि 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट भी है, बार बार इसका रैंडमली आपको यूज पड़ता रहेगा कि हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी में कुछ इस तरीके का रेशियो रहता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का रिलेशन रहता है इनफैक्ट। ठीक है, तो ये आपकी कॉन्जुगेट हाइपरबोला से रिलेटेड चीज हो गई, है ना। अब आप एक चीज और यहीं पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर आप हाइपरबोला की इक्वेशन को, है ना, कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन के साथ ऐड कर दो। ठीक है, कैसे ऐड करना है तरीका थोड़ा सा देख लेते हैं। ये था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको आप कर दो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, ओके, सबको एक साइड लेकर के आ गए।
दोनों का सम कर दिया आपने। दोनों का सम क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्या था, पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन थी। तो यहाँ से आपके पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल करके आता है कि हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला का सम क्या होगा, 2 टाइम्स पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स के बराबर। देखो इन हाइपरबोला कॉन्जुगेट हाइपरबोला का सम 2 टाइम्स पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स के बराबर होता है। ये बात क्लियर है आपकी? ठीक है, हाइपरबोला प्लस कॉन्जुगेट हाइपरबोला। और एक और चीज यहीं पे देख लीजिए, हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला और पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स की इक्वेशंस में किस चीज का डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म का। कांस्टेंट टर्म आपका डिफर होता रहेगा, लेकिन बाकी सारी चीजें आपकी सेम ही रहेंगी। सिर्फ और सिर्फ हाइपरबोला, मतलब ये स्टैंडर्ड टाइप के हाइपरबोला के लिए नहीं, किसी भी जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला के लिए। जैसे आपसे अगर मान लीजिए, मुझे नहीं पता कि ये जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो हाइपरबोला है या नहीं, बट मान लीजिए 3x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 8x माइनस 7y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए कह दिया जाए कि ये एक हाइपरबोला है। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ठीक है, पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स, ये सब कैसे निकाल सकते हैं? तो आपको कहना है कि अगर ये हाइपरबोला है तो इसका, ठीक है, एसिम्प्टोट्स और इसमें क्या ही डिफरेंस होगा, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस होगा, बाकी सारी चीजें सेम होगी। तो आपको 9 की जगह पे क्या करना है, यहाँ पे लेमडा लगा देना है। ठीक है, ठीक है, मतलब ये आपका 9 के साथ हाइपरबोला था, तो पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स में मैं बोल देता हूँ कि पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स में 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 8x माइनस 7y, ठीक है, प्लस लेमडा आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0 पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स में। तो इसका मतलब इसके डेल्टा को 0 के बराबर होना चाहिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही रहेगी ना वो। तो पेयर ऑफ फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लेमडा दिस शुड रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सवाल क्या हो गया कि आपका हाइपरबोला था, वहां से पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स को पहुंचने के लिए आपको सिर्फ कांस्टेंट डिफर करना था, आपको सारी चीजें पता थी, बस लेमडा नहीं पता था। तो अब आप लेमडा निकाल सकते हो, क्योंकि ये इक्वेशन एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी और उसके लिए डेल्टा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सॉल्व कर लो, लेमडा की वैल्यू निकल जाएगी। एक बार आपके पास पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन आ गई, हाइपरबोला है, पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स है, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला मिल गया। कॉन्जुगेट हाइपरबोला इज 2 टाइम्स पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स माइनस हाइपरबोला। ठीक है, यहां से आपको कॉन्जुगेट हाइपरबोला की भी इक्वेशन मिल जाएगी। सेंटर ऑफ हाइपरबोला की बात करें तो सेंटर ऑफ हाइपरबोला के लिए आपको किसी भी कोनिक जैसा आप उसको भी ट्रीट कर सकते हो। मतलब आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला जो मेथड बताया जाता है कि आपके पास जो इक्वेशन दी गई है उसको एक बार x के रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट किया पार्शियली, और एक बार y के रिस्पेक्ट में आपने पार्शियली डिफरेंशिएट किया। ठीक है, और दोनों से जो आपके पास रिजल्ट आ रहे हैं उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आपके पास जो सोल्यूशन आएगा दैट विल बी योर सेंटर। तो del f del x और del f del y इज इक्वल टू 0, इन दोनों का जो मतलब एक तरीके से सोल्यूशन होगा, इन दोनों इक्वेशंस का जो साइमल्टेनियस सोल्यूशन होगा, वो सोल्यूशन आपका सेंटर कहलाएगा। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जो पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स हैं, वही चीज हुई, पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज आल्सो सेंटर ओनली। और ऑब्वियसली उसी तरीके से है, क्योंकि पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स के लिए भी आप यही मेथड यूज करते थे, और पेयर ऑफ एसिम्प्टोट और हाइपरबोला में डिफरेंस ही किस बात का है, सिर्फ और सिर्फ उसकी कांस्टेंट टर्म का। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म तो वैसे भी del f del x करिए चाहे del f del y करिए, वो तो वहां पे कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपके पास सेंटर निकालने का ये मेथड हो गया। एक तरीके से कहें कि इट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स, और पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स के बाद अगर कहें तो ये कैसे निकलेगा, del f del x इज इक्वल टू 0 और del f del y इज इक्वल टू 0। अब अदर हाइपरबोला की हम बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अदर हाइपरबोला मतलब इस सिस्टम की बात कर रहे हैं। कुछ मान लीजिए ऐसा लिखा है y स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसका अगर हम डायग्राम आपके पास बनाते हैं तो डायग्राम आपके पास कैसा आएगा, कुछ इस तरीके का। ठीक है, यहाँ पे आपके पास होगा x को आपने 0 रख दिया तो दिस इज 0 अल्फा, दिस इज योर 0 माइनस अल्फा, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई 2 अल्फा, एंड दिस विल बी योर लेंथ ऑफ, अब ये क्या है आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस, ये है कॉन्जुगेट एक्सिस, ये है। ठीक है, दिस विल बी योर ट्रांसवर्स एक्सिस एंड दिस विल बी कॉल्ड योर कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, अच्छा पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स की बात करें तो पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स इसी तरीके से, हो गया सही।
तो y बाई अल्फा माइनस एक्स बाई बीटा और y बाई अल्फा प्लस एक्स बाई बीटा, दोनों का कंबाइंड इक्वेशन मतलब क्या हो गया, बस ये 1 की जगह पे 0। ठीक है, ये आपका पेयर ऑफ एसिम्प्टोट हो गया और ऑब्वियसली यहाँ पे सेंटर क्या है आपका 0,0 है। ठीक है, अब फोकस की बात करें तो फोकस अब क्या कहाँ पे आए लाई करेगा। ठीक है, तो अब देखिए फोकस के लिए अगर आप देखो तो ये वाला पॉइंट आएगा, ये पॉइंट अल्फा है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 0, अल्फा ई, और ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा 0, माइनस अल्फा ई। ठीक है, इतनी बात सही है। और डायरेक्ट्रिक्स की बात कर लेते हैं। डायरेक्ट्रिक्स आपके पास यहाँ पे होगी, ये हो जाएगी y इज इक्वल टू अल्फा बाई ई, और एक इधर हो जाएगी y इज इक्वल टू माइनस अल्फा बाई। ठीक है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा बाई ई, ये आपके पास आ गया है ना इतना। नेक्स्ट और क्या इसमें बता सकते हैं, इसकी इसेंट्रिसिटी के बारे में बता सकते हैं। इसकी इसेंट्रिसिटी आपके पास कितनी होगी, जैसा हमने कॉन्जुगेट हाइपरबोला के भी लिखा था 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बी स्क्वायर कौन सा था, y के नीचे वाला, एक ई स्क्वायर वहां पे लिखा था हमने 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, है ना। ए कौन सा था, x के नीचे वाला, x के नीचे वाला यहाँ क्या है बीटा, y के नीचे वाला क्या है अल्फा। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगी, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया बीटा स्क्वायर आ गया, और बी स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया अल्फा स्क्वायर आ गया। तो इसके लिए अगर देखा जाए तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। ओके, अच्छा हाँ, लेटस रेक्टम की भी बात कर लेते हैं। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम आपका भाई बीटा स्क्वायर बाई अल्फा इधर जाना होगा, बीटा स्क्वायर बाई अल्फा आपको इधर जाना होगा। ठीक है, क्योंकि ए बी एक तरीके से अपनी पोजीशन चेंज कर चुके हैं, तो दिस इज नाउ टाइप ऑफ 2a स्क्वायर बाई बी। जैसे यहाँ पे ए और बी ने अपनी पोजीशन चेंज करी, अगर हम देखें कि ओरिजिनल हाइपरबोला के लिए क्या होता है 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, वहाँ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या लिखते हो 2b स्क्वायर बाई ए। तो यहाँ पे ए और बी एक तरीके से अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं ना, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी हमारा एक तरीके का 2a स्क्वायर बाई बी टाइप की चीज होगी। अब x की जगह मतलब a की जगह आपके पास क्या है बीटा है, तो दिस इज 2 बीटा स्क्वायर अपॉन b की जगह क्या है अल्फा। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इस सिस्टम के लिए क्या होगा 2 बीटा स्क्वायर बाई अल्फा के बराबर होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड हमारे पास जो हमने कहा था कि एक क्वेश्चन भी लेंगे अपन, उसको भी एक बार को देख लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास a गिवन है 2,7 और एक और पॉइंट गिवन है आपका 2,11। ठीक है, PA और PB का डिफरेंस, PA माइनस PB का डिफरेंस इज इक्वल टू K, है ना। और कहा जा रहा है फाइंड लोकस ऑफ P, फाइंड लोकस ऑफ P इफ K इज इक्वल टू 4, सेकेंड K इज इक्वल टू 10 और थर्ड आपके पास सिचुएशन दी जा रही है K इज इक्वल टू 3, है ना। तो K इज इक्वल टू 10 की अगर हम बात करें तो PA माइनस PB आपका फिक्स तो है, लेकिन A और B के बीच की डिस्टेंस 4 है। ठीक है, यहाँ पे मैं देखूं अगर मैं कह सकता हूँ कि PA माइनस PB इज इक्वल टू सम कांस्टेंट 10 विच इज ग्रेटर देन AB। तो K अगर ग्रेटर देन AB हो जाएगा तो इसका मतलब नो सच P एग्जिस्ट। तो सीधा सीधा इस केस के लिए आंसर क्या हो गया नो सच P। अब ऐसा नहीं करेंगे कि कहीं भी कुछ भी कांस्टेंट लिखा हुआ है तो बोल देंगे हाइपरबोला है, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए PA और PB का जो डिफरेंस है वो आपका AB के बराबर है। PA और PB का जो डिफरेंस है वो आपका AB के बराबर है। अगर PA PB का डिफरेंस आपके AB के बराबर होता है, 4 यूनिट्स के बराबर होता है, तो क्या होता है P कहाँ लाई करता है, P लाइज ऑन सेगमेंट लाइज ऑन AB आउटसाइड सेगमेंट AB। ठीक है, तो इक्वेशन एक तरीके से कहें, ठीक है भाई ऐसा ही है ना कुछ कि भाई 2,7 आपके पास यहाँ पे है ना, 2,11 आपके पास यहाँ पे है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये लाइन की इक्वेशन तो x इज इक्वल टू 2 ही रहेगी, लेकिन हमें क्या करना है इधर वाला पोर्शन चूज करना है या फिर इधर वाला पोर्शन चूज करना है। ठीक है, ओके। अब मेन बात आती है थर्ड पार्ट की, k इज इक्वल टू 3। तो k इज इक्वल टू 3 की बात करें, मतलब थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं, k इज इक्वल टू 3 मतलब डिफरेंस हो गया 2a, है ना। अच्छा 2a नहीं बल्कि इसको हम कहें तो ये आपका जाते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है ना,
ये आपके पास फोकस है, आपके पास 2 का यही फोकस का काम करेंगे। आपको ये दिख तो रहा है ना कि भाई के आपका ए बी से छोटा है, के ए बी से छोटा है, इसका मतलब ये एक हाइपरबोला बनेगा और उस हाइपरबोला के लिए ये दोनों क्या काम करेंगे, फोकाई का काम करेंगे, है ना। तो 2, मतलब कुछ इस तरीके के हाइपरबोला हम चाहते हैं 2,7 और 2,11 ये दोनों उसके फोकस हो, 2,11 2,7 और ये रहा आपका मान लीजिए, ठीक है। अगर ये फोकाई है, ठीक है, मैं थोड़ा और ऊपर इसको मार्क कर लेता हूँ, आपके पास हाइपरबोला कुछ इस ओरिएंटेशन का होगा, ये ऑब्वियस है। तो 2,7 और 2,11 के बीच में आपके पास क्या आ गया, सेंटर आ गया, इन दोनों का मिड पॉइंट 2,9 ये आपका सेंटर होगा, ठीक है। तो इक्वेशन कुछ किस तरीके की होगी, आप देख सकते हैं क्या कि ये होगी आपकी y माइनस, ठीक है, y की जगह पे y माइनस 9 लिखना पड़ेगा, x की जगह x माइनस 2। तो दिस विल बी ऑफ टाइप y माइनस 9 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे अल्फा स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसी टाइप की होगी, है ना। अब अल्फा बीटा आपको निकालना है, अल्फा बीटा कैसे निकालें, तो आप देख सकते हो कि इस बार लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितनी आने वाली है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज 3, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से यही ना, 2 अल्फा, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 0 अल्फा और 0 माइनस अल्फा के बीच, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज 2 अल्फा विच इज 3, और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस के बारे में तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ये दोनों जो फोकाई हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 2 अल्फा ई होता है, और ये 2 अल्फा ई कितना होगा, तो 2 अल्फा ई आपके पास आएगा 4 के बराबर, तो 2 अल्फा 3 है, 2 अल्फा ई 4 है, तो आपके पास ई की वैल्यू कितनी आ गई, आपके पास 4/3, ठीक है। अल्फा आप 3/2 रख दो और बाकी ये है ही आपके पास कि भाई ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर, यही होता है, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, ई आपको पता है ना, अल्फा आपको पता है, बीटा आप निकाल लीजिए, यहाँ पे रख दीजिए, दिस विल बी योर रिक्वायर्ड हाइपरबोला। नेक्स्ट इन दोनों को एक साथ एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ये आपके पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स रहे, ये रहा आपका हाइपरबोला और ये रहा आपका कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ठीक है। तो ये पॉइंट a,0 है, ये पॉइंट -a,0, ये पॉइंट 0, b है और ये पॉइंट है 0, -b। ये वाला पॉइंट आपका a, ठीक है, a1 बोल देता हूँ, 0, और इधर आपके पास आ जाएगा -a1, 0, ठीक है। इधर आ जाएगा आपका 0, be2 और इधर आ जाएगा आपका 0, -be2। ऑब्वियसली e1 और e2 के फॉर्मूले आपको पता है, e1 स्क्वायर वाज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाइल e2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यही था, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हो, इसमें एक चीज़ आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर यहाँ पे हम देखें तो अगर इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ S और S डैश, और इसको दे देता हूँ S1 और S1 डैश, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट्स मिलकर के आपका एक स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए पहले तो अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूँ, इनको अगर मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक, मान लीजिए ठीक S है, अगर इसको मैंने ज्वाइन कर दिया तो सबसे पहले ये मैं कह सकता हूँ कि डायगोनल्स तो बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पे पैरेललोग्राम होने की भी सिचुएशन थी, ठीक है। डायगोनल्स इसके बाइसेक्ट तो करते हैं, ये बात तो क्लियर है ना। अब और क्या देख सकते हो आप, अगर आप डिस्टेंस देखो इधर से, तो S और S डैश के बीच की डिस्टेंस कितनी है, S और S1 के बीच की, इनफैक्ट S और S1 के बीच की डिस्टेंस है आपके पास या फिर अपन ये भी देख सकते हैं इसके डायगोनल्स दोनों आपस में बराबर होंगे, है ना। तो दोनों डायगोनल्स की लेंथ अगर आप देखो तो एक डायगोनल की लेंथ है 2a1, है ना, और एक डायगोनल की लेंथ है 2be2। तो आप e1 और e2 की वैल्यू यहाँ पे रख दो, देखो दोनों ही क्या आएंगे, बराबर ही आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास डायगोनल्स हो गए जो कि लेंथ इक्वल है और वो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। सारी साइड्स भी बराबर हैं, आप वो भी चेक कर लें। तो ये मिलकर के ओवरऑल एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। रोम्बस नहीं बल्कि और स्पेशल केस स्क्वायर ही है। और क्या बोल सकते हो आप कि अगर ये एंगल थीटा है ना, ये एंगल थीटा है, तो आपके पास पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स के बीच के दो एंगल्स हुए, एक एंगल इधर वाले के लिए, इस हाइपरबोला के लिए, और एक एंगल इस वाले के लिए, ठीक है।
अगर ये थीटा है तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा आपका कितना 90 माइनस इसकी स्लोप है आपकी x बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0 और इसकी स्लोप है आपके पास x बाई मतलब इक्वेशन x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0। तो a बाई बी वहाँ से माइनस a बाई बी यहाँ से, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा ये थीटा है, ये थीटा अगर मैं टेन थीटा की बात करूँ तो टेन थीटा कितना होगा, बी बाई ए के बराबर ही होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि टेन थीटा इज बी बाई ए। सो पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स के बीच का एंगल बिटवीन पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स, तो दैट इज इक्वल टू 2 थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स b बाई ए। ये आपका 2 tan इनवर्स b बाई ए के बराबर ही होगा, है ना। तो ये पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स के बीच का एंगल हो गया, ओके। और अब आप ये भी देख सकते हो कि अगर आपका tan थीटा b बाई ए के बराबर है तो यहाँ पे E1 स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसलिए E1 को आप क्या बोल सकते हैं, मॉड ऑफ सेक थीटा, ठीक है। और सिमिलरली E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और इसलिए E2 को आप क्या बोल सकते हैं, मॉड ऑफ कोसेक थीटा, है ना। मॉड ऑफ सेक थीटा और मॉड ऑफ कोसेक थीटा ये दोनों आपकी इसेंट्रिसिटीज हो जाएंगी। अच्छा, अब आपको अगर मान लीजिए पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स के बीच का एंगल पता चल जाता है तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उस रेंज में कौन सा हाइपरबोला एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे मान लीजिए आप पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स के बीच का एंगल तो ये वाला भी 2 थीटा कंसीडर कर सकते हो और ये वाला भी 2 थीटा कंसीडर कर सकते हो, है ना भाई। इधर ये भी 2 थीटा होगा और इसको भी हो सकता है, कोई बोल दे भाई दोनों ही एंगल्स ही है ना। पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स के बीच का एंगल अगर कहा जाए तो मैं अगर इस थीटा को 2 थीटा को बोलता हूं तो ऑब्वियसली मेरे पास चॉइस है, मैं 180 माइनस 2 थीटा को भी पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स के बीच का एंगल बोल सकता हूं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा हाइपरबोला चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को कंटेन करने वाला जो रीजन है, ठीक है, उस रीजन में एंगल क्या है, ठीक है, तब इस हाइपरबोला के लिए आप उस थीटा को यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप इस हाइपरबोला का निकालने जा रहे हो और एंगल आपने यहाँ पे यूज किया और बोल दिया सेक थीटा होगा तो बात गलत हो जाएगी, क्योंकि उस अगर आप ये थीटा ले रहे हो तो इसका जो इसेंट्रिसिटी आएगा वो क्या आएगा, कोसेक थीटा होगा, ठीक है, मॉड ऑफ कोसेक थीटा होगा, ठीक है। अगर आप इस हाइपरबोला की बात कर रहे हो और ये वाला 2 थीटा कंसीडर कर रहे हो तो फिर ये सेक थीटा आएगा आपके पास, है ना। तो हमने ये भी बात कर ली कि ये आपका एक स्क्वायर होता है। अगर 2 थीटा आप बीच का एंगल देखते हो तो इसेंट्रिसिटी को आप मॉड ऑफ सेक थीटा, मॉड ऑफ कोसेक थीटा ऐसे बोल सकते हो। बस ये पता रहना चाहिए कि आप कौन से थीटा और कौन से हाइपरबोला को आपस में कोरिलेट कर रहे हो, ठीक है। अगर ये थीटा है या फिर ये 2 थीटा, मतलब 2 थीटा है या फिर ये 2 थीटा है, तो इस हाइपरबोला के लिए, ठीक है, आपका मॉड ऑफ सेक थीटा आएगा। अगर आपने इसको 2 थीटा लिया है तो फिर इसके लिए या इसके लिए मॉड ऑफ सेक थीटा आएगा एंड अदर वन विल बी मॉड ऑफ कोसेक थीटा। एक और नाम इसी बीच में आता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का क्या मतलब होता है उसको हम डिटेल में तो आगे स्टडी करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमने सिर्फ इतना ही वापस से एक बार को उसके लिए देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये जो आपका हाइपरबोला है, अगर इसमें से अगर मैं ए और बी दोनों को बराबर कर दूं तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यही इक्वेशन बनेगी। और ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। तो ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा जहां पे आपने क्या कहा कि ए और बी आपस में बराबर होते हैं। और क्या हो गया इससे कि ई की वैल्यू आपकी कितनी निकल करके आ गई, √2 के बराबर। और अगर ई √2 है तो इसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की जब बात करोगे तो क्या आएगा, इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला ये होगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। ये अगर हाइपरबोला है तो ये उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला है और पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स क्या है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये एक ऐसा हाइपरबोला है जिसकी इसेंट्रिसिटी और उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी, कॉन्जुगेट हाइपरबोला की भी इसेंट्रिसिटी √2 ही होगी, ठीक है। कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए भी √2 आएगा, हाइपरबोला के लिए भी √2 आएगा, ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला एज वेल एज कॉन्जुगेट हाइपरबोला इज ऑलवेज इक्वल टू √2 विद दिस सिग्नल, ठीक है, इतनी बात। और ये रहा आपका पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स। पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स एक y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, एक y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, जिनके बीच का एंगल आपके पास कितना है, 90 डिग्री के बराबर है,
ठीक है, तो a इज इक्वल टू बी, e इज इक्वल टू √2, e कॉन्जुगेट हाइपरबोला इज इक्वल टू √2 एंड एंगल बिटवीन पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स इज 90 डिग्री। तो अगर आपसे कहा जाए कि ऐसा हाइपरबोला जिसकी सेंट्रिसिटी उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी के बराबर है, तो फिर वो सिर्फ तुरंत क्लिक करना चाहिए कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की सिचुएशन में ही ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, ओके। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से जुड़ी हुई इतनी ही चीज़ें अभी हम फिलहाल कर रहे हैं, आगे अपन इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज इससे रिलेटेड हैं और इसका रोटेशन आपको पता ही है, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर वाला जो फॉर्म होता है। ठीक है, तो वो हम स्टडी करेंगे। ठीक है, बाद के अपने टॉपिक्स में, इनफैक्ट कल के लेक्चर्स में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ऑक्सिलरी सर्कल और पैरामीट्रिक पॉइंट्स की। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1। इसके लिए आपका ऑक्सिलरी सर्कल कुछ इस तरीके का होता है। क्या था, ट्रांसवर्स एक्सिस को अगर हम डायमीटर लेकर के एक सर्कल बनाएं तो दैट विल बी कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज, इसका सेंटर वही होगा जो कि हाइपरबोला का सेंटर हुआ करता था या फिर पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ करता था। और रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर भी मैंने बोल ही दिया वैसे, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, तो अगर रोटेटेड भी रहे, शिफ्टेड भी रहे, तो अपने को क्या करना है, सेंटर जानना है। सेंटर वही होगा जो हाइपरबोला का सेंटर है, और उसके अलावा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस जो होगी वो आपके पास डायमीटर का काम करेगी। ठीक है, तो आप सर्कल का इक्वेशन लिख पाओगे। इस केस में देखें तो स्टैंडर्ड आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यही आपकी ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन होगी, है ना। तो अब आपके पास लेंथ ये ए है, ये लेंथ ए है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अगर आप पैरामीट्रिक पॉइंट कैसे लिखते हैं, जैसे इलिप्स में आपको पता होता है कि ए कॉस थीटा बी साइन थीटा कहाँ पे लाई करेगा, है ना। कैसे करते थे, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा वाले पॉइंट पे जाते थे जो ऑक्सिलरी सर्कल पे होता था, और वहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे, और हमारे पास जो पॉइंट आता था दैट वाज ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। इस बार ऐसा नहीं है, थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी है। ठीक है, यहाँ पे ये एंगल आपका थीटा है अगर मान लीजिए, ठीक है, तो ये एंगल आपका थीटा है, तो आप इस पॉइंट पे सर्कल के लिए आप टेंजेंट खींच दो। ऑक्सिलरी सर्कल के इस पॉइंट पे आप टेंजेंट खींच दो। मान लो ये पॉइंट क्यू है, ठीक है, इस पे आपने टेंजेंट खींचा, ये कहीं आकर के इसको मीट करेगा। ठीक है, जहां पे इसने इस ट्रांसवर्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, उस पॉइंट से एक हमने एक इस तरीके से परपेंडिकुलर लाइन खींच दी जो कि ट्रांसवर्स एक्सिस के कैसी है, परपेंडिकुलर है। तो अब आप देखो, अगर ये a है, ये थीटा है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई, a सेक थीटा हो गई। फिर इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, a सेक थीटा, 0 हो गया कि नहीं। और अगर आपने x को a सेक थीटा रख दिया तो y की वैल्यू अपने आप b tan थीटा निकल करके आ जाएगी। तो आपके पास इधर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला कोऑर्डिनेट a सेक थीटा तो x कोऑर्डिनेट होगा ही, y कोऑर्डिनेट कितना आ जा रहा है, b tan थीटा, क्योंकि भाई हाइपरबोला का मतलब क्या है, अगर हम यहाँ से जस्ट ऊपर जा रहे हैं तो इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट तो a सेक थीटा ही रहने वाला है, रख दो, y की वैल्यू b tan थीटा होगी। तो x इज इक्वल टू a सेक थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा। ठीक है, a सेक थीटा कॉमा b tan थीटा, दिस इज आवर पॉइंट। ठीक है, पैरामीट्रिक पॉइंट। तो किस तरीके से आ रहा है, थीटा कहाँ पे है, तो ये वाला थीटा है, तो हमें पहले ऑक्सिलरी सर्कल पे टेंजेंट खींचना पड़ा है, वो जहाँ पे आया है वो a सेक थीटा, और फिर वहां से आपने परपेंडिकुलर ऊपर मार्क किया a सेक थीटा b tan थीटा, नीचे की ओर a सेक थीटा माइनस b tan थीटा आएगा। लेकिन अपन क्या करेंगे, जब इधर का थीटा लेंगे ना, ठीक है, ऐसा, तब हम नीचे वाला पॉइंट मार्क करेंगे। ठीक है, इस q डैश के करस्पॉन्डिंग आपके पास p डैश होगा और q के करस्पॉन्डिंग आपके पास p होगा। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरीके से आपके पास पैरामीट्रिक पॉइंट निकल करके आता है, a सेक थीटा b tan थीटा। ओके, पोजीशन ऑफ पॉइंट की भी बात कर लेते हैं। पोजीशन ऑफ पॉइंट आपका सिंपल सा, अगर आप देखो तो जैसे 0,0 आपका आउटसाइड लाई करता है, और अगर हम S1 लिखें एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो 0,0 तो आउटसाइड हाइपरबोला है ना, हाइपरबोला का इनसाइड इधर है और इनसाइड इधर है। ठीक है, तो अगर आप आउटसाइड की बात करोगे तो 0 0 नेगेटिव करता है, मतलब S1 अगर लेस देन 0 आ रहा है तो आउटसाइड के हर एक पॉइंट के लिए वो कैसा आएगा, नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, आपने 0 0 इसमें रखा, नेगेटिव आया, तो इसका मतलब आउटसाइड के एक पॉइंट के लिए S1 नेगेटिव है, इसका मतलब हमेशा ही क्या है, नेगेटिव है। तो S1 लेस देन 0 इस बार कैसा हो जाएगा, मतलब आउटसाइड हाइपरबोला, आउटसाइड हाइपरबोला। और S1 अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो दिस इज इनसाइड हाइपरबोला। ठीक है, और इक्वल टू 0 आता है तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि वो फिर हाइपरबोला पे ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये आपके पास पोजीशन ऑफ पॉइंट हो गया। एक और चीज थोड़ी सी
पता नहीं होती है कई बार, वो भी अपन यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये अगर आपका हाइपरबोला है और ये हमने बना दिए पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स, ठीक है, ठीक है, पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स। तो यहाँ पे इस रीजन में, मतलब इस रीजन में अगर कोई भी पॉइंट होगा या इस रीजन में कोई भी पॉइंट होगा, जैसे मान लीजिए ये वाला रहा या ये वाला रहा, तो यहाँ से जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो टेंजेंट क्या होगा, ब्रांचेस पे कैसे मीट करेगा, ये कुछ इस तरीके का, इस तरीके का मीट करेगा, ठीक है, दोनों सेम ब्रांच पे जाएंगे, जिस साइड का पॉइंट है उसी साइड की ब्रांच पे चले जाएंगे, ठीक है। और इधर भी आप देखो, ये भी इस तरीके से ही रहेगा, ऐसा कुछ, एक ऊपर और एक नीचे की ओर। वहीं पे अगर आप कुछ ऐसा लेते हो, पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स के ऊपर का पॉइंट, मान लीजिए यहाँ का पॉइंट आपने लिया, तो पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स के ऊपर का पॉइंट लेने का मतलब है कि फिर आप यहां से, ठीक है, जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो एक परपेंडिकुलर आपका, सॉरी मतलब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस ब्रांच पे मिलेगा, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस ब्रांच पे मिलेगा। तो ऑब्वियसली आप जब देखोगे तो ये वाला आपका इधर कहीं जाएगा और इसके अलावा एक आपके पास इस तरीके का होगा कुछ, ठीक है, इस तरीके का। तो जब पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स, ठीक है, कि जस्ट ऊपर का इधर का पॉइंट है या फिर यहाँ का पॉइंट है, तो आपके पास दोनों ब्रांचेस पे एक एक टेंजेंट खींची जाएगी। इसी तरीके से यहाँ का अगर कोई पॉइंट है पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स के बीच का, इस साइड का, ठीक है, हाइपरबोला के सेक्शन में नहीं है, अदर देन हाइपरबोला वाले सेक्शन में, ठीक है, इस सेक्शन में तो कोई हाइपरबोला नहीं है ना पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स के बीच में। तो यहाँ से जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक इस ब्रांच पे और एक इस ब्रांच पे इस तरीके से टच होगा, ठीक है। ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए कि कौन कौन सी, मतलब मतलब उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी अगर आइडिया रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम कौन, अगर इधर का पॉइंट लेते हैं या इधर का पॉइंट लेते हैं तो सीधा हाइपरबोला की एक ही ब्रांच पे दोनों टेंजेंट्स जाके मीट करेंगी, और अगर हम इधर का या इधर का पॉइंट लेते हैं तो जो टेंजेंट ड्रॉ होंगी वो दोनों ब्रांचेस को मीट कर रही होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्ड ज्वाइनिंग थीटा1 एंड थीटा2 की। अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं तो वहां से कॉर्ड की इक्वेशन आप कैसे लिख सकते हैं, थीटा1 और थीटा2 को ज्वाइन करने वाली दो पॉइंट, मतलब लाइन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। अब वो थीटा1 थीटा2 एक ही ब्रांच पे भी हो सकता है, और थीटा1 यहाँ पे है, थीटा2 यहाँ पे है, ऐसा भी हो सकता है। ये भी एक कॉर्ड ही होगी, ये भी एक कॉर्ड ही होगी, ठीक है, कैसा भी हो सकता है, थीटा1 थीटा2 सेम ब्रांचेस पे या डिफरेंट ब्रांचेस पे भी, ठीक है। तो ये कॉर्ड भी आपकी मतलब सेम इक्वेशन रहेगा जैसा इस कॉर्ड के लिए रहेगा। तो आप कैसे याद रख सकते हो, आपने याद रख कर रखा होगा सर्कल के लिए, ठीक है, x बाई ए कॉस थीटा1 प्लस थीटा2 बाई 2 प्लस y बाई बी साइन थीटा1 प्लस थीटा2 बाई 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा1 माइनस थीटा2 बाई 2। इनफैक्ट ये इलिप्स का हो गया, अगर b और a को बराबर कर दे, मतलब यहाँ पे भी a लिख दें, तो फिर ये आपके पास सर्कल बन जाएगी, ठीक है। तो ये इलिप्स का हुआ करता था। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या है वो चेंजेस? पहले तो आपको ये पता ही होता है हाइपरबोला में बहुत सारी चीजें इलिप्स से क्या डिफरेंट होती है, प्लस वाई बाई बी की जगह माइनस वाई बाई बी लग जाता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है कि इन दोनों को अपनी पोजीशन इंटरचेंज करनी पड़ेगी। क्या होगा, x बाई ए कॉस थीटा1 माइनस थीटा2 बाई 2 माइनस वाई बाई बी साइन थीटा1 प्लस थीटा2 बाई 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा1 प्लस थीटा2 बाई 2। ये आपके पास कॉर्ड ज्वाइनिंग थीटा1 एंड थीटा2 का इक्वेशन होगा। तो अगर आप इवन इलिप्स का याद रख लेते हो ना, तो आपका हाइपरबोला का हो गया या फिर सर्कल का हो गया, सारे याद रहेंगे। तो आपको एक ही याद रखना है मेनली इलिप्स का, और उसमें ये दोनों चेंजेस किए, और ये तो ऑब्वियस चेंज है, प्लस वाई बाई बी की जगह माइनस वाई बाई बी आपका आ जाता है कई बार हाइपरबोला में, ठीक है। तो ये आपके पास कॉर्ड ज्वाइनिंग थीटा1 एंड थीटा2 की इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब इसमें हो जाता है कि कई बार अगर ये कॉर्ड आपकी है ना फोकाई से पास कर रही हो, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। कॉर्ड अगर ये फोकल कॉर्ड हो, इफ इट इज अ फोकल कॉर्ड, इफ इट्स अ फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड का मतलब क्या होगा, प्लस माइनस ए कॉमा 0 को सेटिस्फाई करे, या तो ए कॉमा 0 को या तो माइनस ए कॉमा 0। मान लीजिए ए कॉमा 0 रख दिया मैंने, चलिए प्लस माइनस के साथ ही प्रोसीड कर लेते हैं। प्लस माइनस ए कॉमा 0 रखा, दिस इज योर प्लस माइनस ई कॉस थीटा1 माइनस थीटा2 बाई 2, और ये रहा आपका 0 इज इक्वल टू आपके पास आ गया कॉस थीटा1 प्लस थीटा2 बाई 2, ठीक है। तो आपके पास ये चीज कितनी आ गई, आपके पास आ गया प्लस माइनस ई इज इक्वल टू कॉस थीटा1 प्लस थीटा2 बाई 2 अपॉन कॉस थीटा1 माइनस थीटा2 बाई 2, ठीक है। अब क्या करिए आप, इसी पे अगर आप कंपोनेंट और डिविडेंडो
ठीक है, अगर अप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, देखो प्लस माइनस ई प्लस 1 और नीचे प्लस माइनस ई माइनस 1, ऊपर बन गया आपके पास कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2, ठीक है, प्लस कर रहे हैं तो ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 अपॉन अब ये आ गया। अब सीधी फॉर्मूला आपको आता ही है, लगा दीजिए। तो यहां से आप cos c प्लस cos t वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास 2 cos थीटा 1 बाई 2 cos थीटा 2 बाई 2 आएगा और नीचे आपके पास 2 साइन थीटा 1 बाई 2 साइन थीटा 2 बाई 2, यही आ जाएगा। cos c माइनस cos d है ना, तो cos c माइनस cos d का मतलब हो गया कि एक 2 साइन c प्लस डी बाई 2, तो आपके पास ये आ गया है ना, और साइन d माइनस सी बाई 2, तो यहाँ से आप इसको माइनस करोगे तो हाँ एक माइनस साइन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि दोनों का रेशियो क्या हो गया, एक तरीके से कॉट के टर्म्स में है, उल्टा करके मैं लिख देता हूँ, तो माइनस टेन थीटा 1 बाई 2 टेन थीटा 2 बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आएगा, प्लस माइनस ई माइनस 1 अपॉन प्लस माइनस ई प्लस 1, ठीक है। ये माइनस साइन आप उधर भेज देना अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये भी आपको रिजल्ट याद रहना चाहिए, आपने शायद एलिप्स के लिए भी इस तरीके का रिजल्ट याद रखा होगा, सेम रिजल्ट आपको हाइपरबोला के टर्म्स में भी याद रहना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये फॉर फोकल कॉर्ड, ठीक है। थीटा 1 और थीटा 2 में कुछ इस तरीके का रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है लाइन एंड हाइपरबोला। लाइन एंड हाइपरबोला मतलब कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी और x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 का इंटरेक्शन, मतलब एक तरीके से कब इंटरसेक्ट करेंगे, कब टेंजेंट का काम करेंगे। तो क्या करते हैं हम इसके लिए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई की जगह क्या रख देते हैं, mx प्लस सी का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। आपके पास x में एक क्वाड्रेटिक आ जाती है और फिर आप कहते हो कि अगर ये जो x में क्वाड्रेटिक आपके पास लिखी गई है, अगर मतलब ये y इज इक्वल टू mx प्लस सी टेंजेंट का काम कर रही होगी तो उसका d इक्वल टू 0 होगा, और वहां से आपके पास कंडीशन आ जाती है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या पता चला कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी की जगह आपने रख दिया अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या, ये वाली क्वांटिटी आपकी कैसी है, पॉजिटिव होनी चाहिए, अदरवाइज तो ये अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी तो रहेगी नहीं। तो यहाँ पे आपके पास आ गया ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर टेंजेंट। ये ग्रेटर देन 0 क्यों किया है वो अभी आपको समझ में आ जाएगी बात, क्योंकि मॉड ऑफ एम यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से हम कह सकते हैं मॉड ऑफ एम शुड बी ग्रेटर देन बी बाई ए। मॉड ऑफ एम आपको कैसा होना चाहिए, बी बाई ए से बड़ा होना चाहिए। अगर मॉड ऑफ एम आपका बी बाई ए के बराबर हो जाएगा, है ना, तो ये 0 के बराबर होगा, और उस समय फिर m इज इक्वल टू प्लस बी बाई ए या माइनस बी बाई ए रखोगे तो एसिम्प्टोट बनेगा, ठीक है। एसिम्प्टोट कोई टेंजेंट तो नहीं होती है ना, बहुत सारी उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल टेंजेंट जैसी होती हैं, लेकिन वो एसिम्प्टोट तो टेंजेंट नहीं कह सकते, ठीक है। तो मॉड m ग्रेटर देन बी बाई ए अगर रहे तभी केवल हमारे पास टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, टेंजेंट एग्जिस्ट। अगर मॉड m लेस देन बी बाई ए है तो कोई भी टेंजेंट नहीं है, ठीक है। तो जो भी हाइपरबोला है उसकी टेंजेंट्स जो भी होंगी उनका मैग्नीट्यूड हमेशा b बाई ए से बड़ा ही रहेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, ठीक है, ठीक। इतनी बात ये लाइन एंड हाइपरबोला के लिए हो गया, और यहीं से अपन टेंजेंट के लिए भी कुछ इक्वेशंस वगैरह लिख लेते हैं। अच्छा, अपन अगर मान लीजिए कि अदर हाइपरबोला की बात करें उसको भी अपन यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। कि मान लीजिए आपके पास है, ये तो हमने मेन हाइपरबोला के लिए किया है जो हमारा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। अगर हम इसको यूज करते हैं वाई स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 के लिए, तो क्या होगा, सेम प्रोसेस, वाई की जगह आप एम एक्स प्लस सी रखोगे और उसके बाद डी को 0 के बराबर कर दोगे, ठीक है। और यहां से फिर से आपके पास कंडीशन क्या आ जाएगी, सी। अब इसमें क्या करना है ना, आप थोड़ा सा इसको देखना कि किस तरीके से अपन चेंजेस कर रहे हैं। अपन याद रखने का तरीका बता रहा हूं, क्या करना है आपको, इसको ऐसा कर दो, एक्स स्क्वायर, ठीक है, बाई माइनस बीटा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लिख सकते हैं कि नहीं, एक्स स्क्वायर बाई माइनस बीटा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस अल्फा स्क्वायर, ऐसा लिख दो, ठीक है।
एक्स स्क्वायर वो माइनस नीचे कर दिया, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये वाला जो हाइपरबोला है ना, इसको इसी तरीके से ट्रीट कर लो। मतलब अब ऐसा मान लो कि सारी चीजें सेम ही आएंगी, लेकिन इस बार ए स्क्वायर की जगह माइनस बीटा स्क्वायर है, बी स्क्वायर की जगह माइनस अल्फा स्क्वायर है। सो आवर इक्वेशन विल बी y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर की जगह पे आपने डाल दिया है माइनस बीटा स्क्वायर एम स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह आपके पास क्या है माइनस अल्फा स्क्वायर। बी की जगह माइनस अल्फा नहीं है, बी स्क्वायर की जगह पे माइनस अल्फा स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर की जगह माइनस अल्फा स्क्वायर आपने रख दिया। ठीक है, अब ऑफ कोर्स अगर यहाँ पे भी कहा जाए कि आपको टेंजेंट कब मिलेगी, ठीक है, कुछ इस तरीके की कंडीशन, तो अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को कैसा होना चाहिए आपकी, अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से आ गया एम स्क्वायर इज ग्रेटर देन अल्फा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो मॉड एम इज ग्रेटर देन अल्फा बाई बीटा। ठीक है, मॉड एम आपका अल्फा बाई बीटा से बड़ा होगा। ठीक है, ऐसे ही स्लोप की आपके पास टेंजेंट एग्जिस्ट कर सकती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेंजेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो टेंजेंट में देखिए आपके पास एक तो पॉइंट फॉर्म से आ जाता है सीधा, t इक्वल टू 0 लिखना पड़ता है हमें। ठीक है, एट x1, y1। ठीक है, टेंजेंट एट x1, y1 अगर आपको लिखना है तो दैट विल बी गिवन बाय t इज इक्वल टू 0 व्हिच इज एनीवे x(x1) बाय a स्क्वायर माइनस y(y1) अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं वो किसके लिए है, आपके स्टैंडर्ड हाइपरबोला x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के लिए। तो उसका टेंजेंट x1 y1 पॉइंट पे, x1 y1 पॉइंट आपका हाइपरबोला पे एग्जिस्ट करता है, यही आएगा। ठीक है, फिर t इज इक्वल टू सॉरी एट पैरामीट्रिक पॉइंट अगर कहा जाए तो x1 की जगह a सेक थीटा आ जाएगा, y1 की जगह b tan थीटा आ जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, x इंटू a सेक थीटा अपॉन a स्क्वायर, मतलब x सेक थीटा बाई a माइनस y tan थीटा बाई b इज इक्वल टू 1। ठीक है, बस यही आ जाएगा आपके पास पैरामीट्रिक पॉइंट पे। ठीक है, और तीसरा आपको वो तो मालूम ही है, अभी बताया, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो जब कभी भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की बात की जाएगी तो आपको स्लोप फॉर्म को यूज करना है मैक्सिमम टाइम। ठीक है, जब कभी भी एक्सटर्नल पॉइंट से आप टेंजेंट खींचने की बात करोगे, जैसे मान लो कहा गया कि 3,4 से टेंजेंट खींच रहे हैं हम, ठीक है, 3,4 कोई हाइपरबोला का पॉइंट नहीं है, तो अपन वैसे बोलेंगे कि 3,4 से इसको सेटिस्फाई करा दीजिए। ठीक है, m में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ठीक है, और उस m की वैल्यू हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर एक्सटर्नल पॉइंट होगा तो आप इसी स्लोप फॉर्म को यूज करोगे। तो अपन इसी को लिखते हैं, इफ इट पासेस थ्रू h कॉमा k देन k माइनस mh, ठीक है, k माइनस mh का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। भाई a भी तो नोन होगा, h के आपको अगर गिवन है तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन बनेगी और m में क्वाड्रेटिक दिख जाएगा। अब यहाँ से आपके पास आ जाता था m स्क्वायर h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, है ना, प्लस b स्क्वायर माइनस 2mhk। तो m में आपके पास एक क्वाड्रेटिक बन गई, और m में ये जो क्वाड्रेटिक बनी है, ठीक है, अब इसका मतलब यहाँ से दो टेंजेंट्स, एक्सटर्नल पॉइंट से आपके पास दो टेंजेंट्स खींची जा सकती हैं, है ना। अब अगर वो दोनों टेंजेंट्स के बारे में कुछ भी क्वेश्चन कहा गया है आपसे कि दो टेंजेंट्स जो खींची गई उनके बीच का एंगल इतना है, या फिर उनके स्लोप्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई, या फिर m1 के करस्पॉन्डिंग tan थीटा मतलब θ1 होगा, m2 के करस्पॉन्डिंग कुछ tan θ2 वाला θ2 होगा, उनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाए, कोई भी ऐसी चीज दी जाए जो कि आपकी स्लोप्स को कोरिलेट कर रही हो, टेंजेंट की स्लोप्स को कोरिलेट कर रही हो, तो ऐसे केस में आपको इसी क्वाड्रेटिक का यूज करना है। लोकस निकालना हो, कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो, आपको इसी क्वाड्रेटिक का यूज करना है। तो क्वाड्रेटिक याद नहीं रखनी आपको ये याद रखना है, उसमें आप k और h के अगर आप पुट करोगे तो आपके पास सीधा क्वाड्रेटिक निकल करके आ जाएगा। और इसी का एक तरीके से स्पेशल केस होता था डायरेक्टर सर्कल वाला। डायरेक्टर सर्कल क्या कि अगर दोनों खींची गई जो टेंजेंट्स हैं वो आपस में परपेंडिकुलर है। भाई डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, या फिर उल्टा कहें तो एक ऐसे पॉइंट्स का लोकस जहां से हम परपेंडिकुलर टेंजेंट्स खींच सकते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स खींच सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे आपका m1 इंटू m2 कितना आने वाला है, -1। m1 इंटू m2 आपके पास कितना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू -1। k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, तो यहाँ से h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो दिस इज योर, ठीक है,
ये आपके पास डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन हो गई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। अब अभी तक जितनी भी डायरेक्टर सर्कल्स आपने पढ़ रखी हैं बाकी कर्व्स के लिए, वहां पे हमेशा कुछ ना कुछ डायरेक्टर सर्कल मिली जाती थी। इलिप्स में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब इससे थोड़ा सा चेंज हो गई सिचुएशन कि अगर आपका ए बी से बड़ा है, ठीक है, तब तो आपके पास डायरेक्टर सर्कल आएगी। डायरेक्टर सर्कल क्या, फिर तो मतलब ऐसा हो गया ना कि एक पूरी सर्कल बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग पॉजिटिव। तो आपके पास एक पूरी सर्कल बनेगी, उस सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वहां से आप एक तरीके से कह सकते हो कि जो भी आप टेंजेंट्स, जो भी आप लाइंस खींचोगे या टेंजेंट्स खींचोगे वो आपस में परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। ए ग्रेटर देन बी है अगर, तो डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट, या फिर कहें इनफाइनाइट सच नंबर सच पॉइंट्स एग्जिस्ट, ठीक है, फ्रॉम वेयर वी कैन ड्रॉ म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। और अगर आपका a लेस देन b हो गया तो क्या होगा, a लेस देन b हो गया तो ये नेगेटिव हो गया, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग -5। तो ऐसा तो कोई भी पॉइंट नहीं होगा ना, ऐसा कोई एक्स वाई एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो इसका मतलब नो सच पॉइंट एग्जिस्ट, ठीक है, नो सच पॉइंट्स एग्जिस्ट। अगर a इक्वल टू b हो गया तो क्या होगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब कि आप कहां पहुंच गए, सिर्फ एक ही पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर सकता है। ये क्या दिखाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये क्या दिखाएगा 0,0 दिखाएगा, ठीक है, और कोई एक्स वाई तो हो नहीं सकते। और आपको पता है कि 0,0 से आप क्या खींच सकते हो, 0,0 से आप बस एसिम्प्टोट ही खींच सकते हो, वहां से कोई टेंजेंट नहीं ड्रॉ होती है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफेक्टिवली देखा जाए तो यहाँ पे भी कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिससे कि आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकें। तो अगर a ग्रेटर देन b होगा तभी केवल आपका डायरेक्टर सर्कल या फिर इनफाइनाइट सच पॉइंट्स एग्जिस्ट फ्रॉम वेयर वी कैन ड्रॉ म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। कई बार आपको इस तरीके का भी मिलेगा कि आपके पास कह दिया गया कि भाई ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज अ टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कि किस पॉइंट पे वो टेंजेंट मीट करती है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसको सीधा आप पॉइंट फॉर्म में लिखो कि इसका टेंजेंट की इक्वेशन कुछ इस तरीके की होगी, x(x1) by a स्क्वायर माइनस y(y1) अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको भी मैं बल्कि इधर ही लेते आता हूं, -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x1 y1 निकालना है, फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x1 y1 दिस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट दिस, ठीक है। भाई दोनों सेम ही होंगे ना किसी एक पॉइंट x1 y1 के लिए, वही x1 y1 पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है तो आपने पॉइंट फॉर्म में इस तरीके से इक्वेशन को लिख लिया और कोफिशिएंट्स कंपेयर कर दीजिए। जैसे x का कोफिशिएंट वहां a है, यहां पे आप डाल दीजिए x1 by a स्क्वायर, y का कोफिशिएंट आपका b है, यहां डाल दीजिए -y1 अपॉन b स्क्वायर, और यहां पे c है, यहां पे डाल दीजिए -1, ठीक है। अब आपके पास ये रिजल्ट आ गया, यहां से आपने x1 निकाल लेना है और y1 फाइंड आउट कर लेना है, वही आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज आपके पास होती है कि अगर आपके पास θ1 और θ2 दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, और उन पे आपने टेंजेंट खींचा तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां पे आएगा, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम, मान लीजिए हाइपरबोला है, हाइपरबोला के एक पॉइंट θ1 पे और एक पॉइंट आपने मान लिया θ2 पे, आपने टेंजेंट खींचा, दिस इज θ1, दिस इज θ2, दिस इज योर पॉइंट P, दिस इज योर पॉइंट Q। तो आपने इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है, ये R पॉइंट कौन सा होगा, ठीक है। तो आप याद भी रख सकते हैं, मैं प्रोसेस भी उसका एक बार को दिखा सकता हूं। R मान लीजिए आपका H, K है, तो आप कह सकते हो ना कि ये जो लाइन होगी वो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का काम करेगी विद रिस्पेक्ट टू R, ठीक है। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन वैसे भी क्या लिखी जाती है, T इज इक्वल टू 0 लिखी जाती है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो क्या आएगा ये xh by a स्क्वायर माइनस yk by b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। भाई विद रिस्पेक्ट टू R अगर हम देखें तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन कुछ इस तरीके की लिखी जाएगी, दिस विल बी योर इक्वेशन ऑफ PQ, है ना। और PQ की खुद की इक्वेशन आपको पता है, दिस इज अ कॉर्ड जॉइनिंग θ1 एंड θ2 व्हिच कैन बी गिवन एज क्या था, x by a cos θ1 माइनस θ2 by 2 माइनस y by b sin θ1 प्लस θ2 by 2 इज इक्वल टू cos θ1 प्लस θ2 by 2, यही होगा। कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लो अगेन, भाई वही चीज है ना, h और k निकालना है आपको, ठीक है। तो आप कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, यहाँ पे आपके पास आ गया h by a स्क्वायर डिवाइडेड बाई cos θ1 माइनस θ2 बाई a है, तो मैं ऊपर भेज देता हूँ उसे, इज इक्वल टू y के केस में देखें तो माइनस और यहाँ पे माइनस है, हटा ही दिया उसको, k by b स्क्वायर अपॉन साइन θ1 प्लस θ2 बाई 2 और b आपका ऊपर आ गया इज इक्वल टू, ठीक है, 1 यहाँ पे और नीचे आ गया cos θ1
प्लस थीटा 2/2, ठीक है। तो h इज इक्वल टू, ठीक है, h बाई ए स्क्वायर इंटू ए, तो आपके पास कितना आएगा, इसको अगर इससे कंपेयर करें तो a cos थीटा 1 माइनस थीटा 2/2 अपॉन cos थीटा 1 प्लस थीटा 2/2, दिस इज योर x कोऑर्डिनेट, ठीक है। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, तो आपके पास k आ जाएगा b sin थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 अपॉन cos थीटा 1 प्लस थीटा 2/2, ये आपके पास पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो टेंजेंट की आपने इक्वेशंस देख ली, दो थीटा 1 और थीटा 2 पॉइंट पे खींचे गए टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है वो भी देख लिया। अगर आप याद रख सके तो रख लें, नहीं तो आप कम से कम प्रोसेस तो जरूरी याद रखें। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई एक इक्वेशन गिवन है वो टेंजेंट का काम कर रही है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, आप वो पॉइंट फॉर्म से सीधा कंपेयर करके x1 y1 कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, ठीक है।